मारो राजस्थान में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 2020 में लाखों राम भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र चल रहा था और तारीख थी 5 अगस्त 2019। सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आएंगे, लेकिन वो उस दिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुख कर गए। स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बैठे हुए थे और आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नए युग का आगाज किया था। माननीय, मैं तो जो बिल को पायलट करते रहा हूँ वो बिल के अंदर मैं मानता हूँ, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूँ 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 खत्म। राष्ट्रपति के गजट के बाद कश्मीर से धारा 370 इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इसी दिन शाह ने जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2020 राम भक्तों का सपना साकार। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम किया और इस शुभ काम के लिए भी 5 अगस्त की तारीख चुनी गई और खुद पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के यजमान बने। मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। राम मंदिर का विवाद 1 या 2 साल नहीं बल्कि 492 साल पुराना था। अयोध्या जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कई नेता आए और गए, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में ही ये मुमकिन हो सका कि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना डाला। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर खुद पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवाज सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ये संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लेकर मुखर रही थी, जिसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था।
बीजेपी की सरकार बनने में इन मुद्दों का काफी अहम रोल माना जाता है। बीजेपी ने सत्ता में आकर अपने इन 2 वादों को पूरा किया। सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों ही कामों को 5 अगस्त के दिन पूरा किया गया और यही वजह भी मानी जा रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात केदारनाथ की करते हैं। राहत बचाव के 4 दिन बीत चुके हैं। यहां पर करीब 10,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी भी बड़ी अनहोनी की खबर नहीं सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन के 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में हजारों जिंदगियां बचाई गईं, लेकिन अब भी कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं। ये आपदा धामी सरकार के लिए किसी चुनौती की तरह आई, तो सरकार ने भी अपने लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री धामी पल पल का अपडेट लेते नजर आए। आपदा में देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है। ऑपरेशन जिंदगी के लिए कंट्रोल रूम से केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। केदारनाथ जी में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि वहाँ से हमने 300 लोगों को लिंचोली के लिए भी रवाना कर दिया है। तो वो लोग लिंचोली आएंगे, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो रहा है। तो लिंचोली आने से क्या होगा कि हम उनको रेस्क्यू करने में आसानी रहेगी हमको, वो भी किया गया है। तो अब इक्का दुक्का लोग गौरीकुंड में है, गौरीकुंड में कोई नहीं है, सबको निकाल दिया गया है। लिंचोली में भी सबको निकाल दिया गया। रविवार की सुबह 11 बजे तक 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था। देवदूत बनकर आए जवान जहां मौसम खराब है वहां पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। फिर दूसरी जगहों से यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह केदारनाथ में भी मौसम खराब होने के चलते 300 लोगों को पैदल लिंचोली पहुंचाया गया। रेस्क्यू का काम फिलहाल रुका है, क्योंकि ये पूरा वॉश आउट हो गया, ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और अब एसडीआरएफ ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन से ये देख रही कि आखिर में दूसरा रास्ता या दूसरा जो रेस्क्यू के लिए जो ट्रैक है वो कहां से बनेगा। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा जी, और वो ड्रोन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से अब रेस्क्यू का कार्य आगे जारी रहेगा, क्योंकि वो ड्रोन से ही पहले एक रास्ता देखेंगे और उस रास्ते को क्या कुछ उसमें दिक्कतें आएंगी, वहां किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये अलग अलग रेस्क्यू का एक प्लान तैयार किया जा रहा है। ये वैकल्पिक मार्ग के चयन के लिए मदद ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अभी पत्थर गिर रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता उचित रहेगा जिससे कि कोई यात्री घायल ना हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप से कहूंगा, संदीप, ये जो ड्रोन अभी यहाँ पहुंच गया है और ड्रोन कुछ न कुछ देखते हुए आया है, यानी कि एसडीआरएफ अब एक नए रास्ते को तलाश कर रही है और जो वो नया रास्ता बनेगा तो शायद आने वाले समय में या आने वाले कुछ चंद घंटों में एक बार फिर रेस्क्यू काम शुरू होगा और एसडीआरएफ एक नए रास्ते को तलाश कर नए तरीके से नया रास्ता बना के यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू करेगी। अभी तक पूरी केदार घाटी से करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले गौरीकुंड पहुंची है, जहां बुधवार को आई आपदा में भारी नुकसान हुआ। टीम चीरबसा से करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर गौरीकुंड पहुंची, जो केदारनाथ यात्रा का पहला पैदल पड़ाव है, जहां का मंजर बेहद डराने वाला था। अभी हम गौरीकुंड में यहाँ पे
गर्म कुंड था, तप्त कुंड बनाया गया था, क्योंकि 2013 की आपदा में वो पहले भी दब चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे पुनर्निर्माण के काम हुए और उन कामों में यहाँ पे तप्त कुंड बनाया गया था। लेकिन बुधवार को जो आपदा आई उसके बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ और वो तप्त कुंड कहीं ना कहीं दब चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो पुनर्निर्माण के काम लगातार चल रहे थे, फिलहाल वो रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है, मंदाकिनी नदी का जो कटाव है वो काफी अंदर आ गया है, जिस कारण भी यहाँ पे जो काम चल रहे थे वो पूरा बंद हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। त्रिगुजी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक चुके तो श्रद्धालुओं की खबर जैसे ही एसडीआरएफ को मिली तो पैदल ही टीम रवाना हो गई और दोनों को जिंदा बचा लिया। रेस्क्यू की ऐसी तमाम कहानियां हैं जब जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। अभी तक पैदल करीब 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ाव में फंसे हुए थे। ये वही चीरवासा का सबसे ऊपर वाला एरिया है। यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है यहाँ पे जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है, जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है। और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आ पा रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी। ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी, जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरवासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से हो रहा है और लोगों को सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम सोनप्रयाग पहुंचा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी एनडीआरएफ के जवान जाल चौमौसी से होते हुए काली मठ की तरफ निकाल रहे हैं। घाटी की किस तरीके से डरावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से यानी कि काफी ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से यहाँ काफी नीचे तक ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारे घोड़े फंसे हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो जंगल चट्टी का रास्ता ठीक है? घोड़े के लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घोड़े खच्चर वहाँ फंसे हैं और ये लोग उनके लिए खाने पीने की सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि जंगल चट्टी में काफी नुकसान बताया जा रहा था। जंगल चट्टी से पहले भी एक पैच है और एक पैच ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम इंसान ढंग से नहीं जा पा रहा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम केदारनाथ से आ रहे हैं। केदारनाथ से? तो पैदल ही आ रहे हैं? जी जी पैदल। कितनी दिक्कतें हैं? भैया कोई आदमी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं आए कि जो है नहीं। तो यहाँ पे रास्ते कितनी जगह टूटे? रास्ते तो हर नाले पे रास्ता टूटा हुआ है, हर 1 किलोमीटर के दरिया पे आपको यही मंजर दिखेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा तब सबसे पहली चुनौती उन रास्तों को दुरुस्त करने की होगी जो इस आपदा में टूट गए। गौरी कुंड से केदार तक 10 जगहों पर पैदल मार्ग टूटा पड़ा है, जबकि सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक 3 से 4 जगहों पर मोटर मार्ग तबाह हो चुके हैं। यानी इस तबाही के जख्म भी आसानी से मिटने वाले नहीं। केदार घाटी से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर है, सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे। हड़ताल को लेकर आज समझौता वार्ता होगी। श्रमिक संघ कार्यालय पर समझौता वार्ता होगी। मंत्री झाबड़ सिंह खर्रा वार्ता में मौजूद रहने वाले हैं। नगर निगम की हड़ताल को लेकर आज माना जा रहा है कि समझौता वार्ता होगी और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार और हड़ताल कर्मियों के बीच में होगी। नगर निगम हेरिटेज के श्रमिक संघ कार्यालय पर समझौता वार्ता होगी, जिसमें खुद मंत्री झाबड़ सिंह खर्रा की मौजूदगी रहेगी। विधायक कालीचरण सर्राफ भी होंगे। इसके साथ साथ विधायक गोपाल शर्मा भी शामिल होंगे, इस तरह की संभावना है। इससे पहले श्रमिक संघों से उनकी मांगों को लेकर गुप्त वार्ता भी हुई थी। सरकार के द्वारा हड़ताल को लेकर आज वार्ता होगी और माना जा सकता है कि इसमें बड़ा फैसला होगा, यानी कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश
श्रमिकों के साथ यहां पर करने की कोशिश सरकार करेगी। खुद मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, लिहाजा इस वार्ता से उम्मीद बनी है कि हड़ताल खत्म हो सकती है, चूंकि समझौता वार्ता आज हो रही है। आपको बता दें कि कई दिन हो चुके हैं सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं। ऐसे में शहर शहर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बदबू मारते हुए कूड़े के बीच अब यहां पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अब सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बड़ी अपडेट ये कि समझौता वार्ता आज होगी और अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, ये माना जाए समझौता वार्ता के जरिए कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला? जी बिल्कुल, देखिए कि आज इस पूरे मामले में लगता है कि शहर को कचरे के अंबारों से निजात मिल सकती है। सफाई कर्मियों का जो पिछले 13 दिन से हड़ताल का ये मामला रहा, इस दौरान बड़ी मुश्किल जो है स्थिति रही। आप देखिए कि बारिश का दौर था, कचरा जगह जगह भरा हुआ था, जो लाइनें थी वो चौक हो गई थी। अब कहीं ना कहीं जो यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, वो खुद पहुंचेंगे। जो मध्यस्थता की है वो मालवीय नगर विधायक हैं कालीचरण सर्राफ, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बातचीत करने में। और जो विधायक हैं सिविल लाइंस के गोपाल शर्मा, वो भी इस वार्ता में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो बुनियादी मांगे थी इनकी मस्टर रोल पर भर्ती की और पुरानी जो भर्तियां हैं वो रद्द करने की, साल 2012 के जो नियम हैं उनके आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती नियम लागू करने की, जो कि 15 में लागू किए गए थे, वो फॉलो ना किए जाएं, ये इनकी मांग थी। अब इस स्थिति में क्या था कि जयपुर से शुरू होकर हड़ताल पूरे प्रदेश में पहुंच गई थी और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि लगातार जो ये मुश्किल है वो बढ़ती जा रही थी कचरे की, क्योंकि 2500 टन रोजाना जयपुर में कचरा ग्रेटर में और हेरिटेज में उठाया जाता था, जो कि उठाना बंद हो गया था। अब आज शायद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता हुआ रास्ता निकलेगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत भी लोगों के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तो बारिश, दूसरी तरफ कूड़ा नहीं उठने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी शहर शहर में लोगों को हो रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान क्रिकेट की। दरअसल राजस्थान क्रिकेट को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए नवाचार कर रहा है। इसके तहत अब खिलाड़ियों को जहां राहुल द्रविड़ और कपिल देव जैसे दिग्गज ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे, तो वहीं एम्पायर और स्कोरर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट में जो बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनका जो वर्चस्व है उसको तोड़ करके हमारा राजस्थान 3-3, 4-4 खिलाड़ियों का नाम उनमें अब शामिल करवा सके। बस हमारी इच्छा क्रिकेट को ऐसी गति देना है जो भविष्य में भी चालू रहे। इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडहॉक कमेटी लगातार नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर में 3 दिवसीय एम्पायर और स्कोरर सेमिनार और एग्जाम का आयोजन किया जा रहा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए सेमिनार करने के साथ ही एडहॉक कमेटी अब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और कपिल देव जैसे खिलाड़ियों को बुलाकर राजस्थान के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में जुट गई है। हम राजस्थान के चुनिंदा संख्या 60, 70, 80, 100 जो भी होगी, उन खिलाड़ियों का भी एक सेमिनार करेंगे। मैंने पंकज सिंह जी से और राजस्थान के दोनों जो पूर्व क्रिकेटर कप्तान हैं उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर, चाहे उसमें राहुल द्रविड़ हो जो टेक्निक के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी इसमें अपने आप में नाम हैं, और भी बहुत नाम है। मेरे को जो 2 पसंद हैं मैंने उनके नाम लिए, उनको बुला करके फील्डिंग क्षेत्र का अलग, बॉलिंग क्षेत्र का अलग, उसमें कपिल देव को भी बुला सकते हैं हम, ये नहीं है, जगुल श्रीनाथ भी आ सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी मैंने पंकज सिंह जी के और दोनों हमारे पूर्व कप्तानों के जिम्मे लगाई है कि हम अति शीघ्र हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले 3 दिवसीय एम्पायर, स्कोरर महिला और पुरुष प्रेशर सेमिनार और एग्जाम में प्रदेश भर के हर जिले से एम्पायर और स्कोरर शिरकत कर रहे हैं। आरसीए के लिए बेहतरीन एम्पायर और स्कोरर चुनने के लिए बाकायदा बीसीसीआई के पैनल एम्पायर जयपुर पहुंचे और यहां चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रतिभाओं के सही चयन के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जो इन युवा खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। पहला मौका है कि इसके अंदर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है
एम्पायर्स के अंदर भी काफ़ी महिलाएं आई हैं, स्कोरर्स के लिए भी आई हैं। सभी जिलों ने भी है ना काफ़ी ज़ोर शोर से इसके अंदर जो है अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। पहले हम लोगों ने 4 की डिमांड की थी, लेकिन फिर जिलों ने कहा कि 1-1 की संख्या और बढ़ाएं, क्योंकि उनका उत्साह था कि जिलों के अंदर क्रिकेट जो है नियमित रूप से चले, तो उसके लिए हमें जो है एम्पायर और स्कोरर की जो है नियमित आवश्यकता होती है। ग्राउंड, बॉल, एम्पायरिंग और आपके ऑफिशियल्स, अगर ये हो तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी से आपका टैलेंट, ये अगर इस पर आप काम करो तो आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि आपका बेस अच्छा हो जाता है। आजकल बहुत बढ़िया कैरियर है एम्पायरिंग, स्कोरिंग भी तो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यंग लोग आए हुए हैं, अच्छे, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लग रही है। इसके साथ ही वहीं राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी इन प्रतिभाओं को तराशने की जिम्मेदारी ली है। क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने आरसीए के इस नवाचार का स्वागत करते हुए इसे राजस्थान के युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायरिंग और ये जो स्कोरर्स हैं दे हैव अ बिग रोल। और जो भी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो कहते हैं जो बेसिक रूट लेवल क्रिकेट है उसको बेटर करने के लिए बहुत सारे एम्पायर्स और स्कोरर्स को वो अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ से उनको सिखा रहे हैं ताकि हमारा जो रूट लेवल क्रिकेट है बेटर हो सके। अल्टीमेट रिजल्ट के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना होता है, एंड दैट दे आर डूइंग ऑन दिस पैनलिस्ट के साथ जो भी कोर्स करा रहे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा मैच देखें तो उसमें एम्पायर्स और जो स्कोरर्स होते हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है तो उसको कंडक्ट करने में। तो उसके लिए जो भी तैयारी होती है, डेवलपमेंट जो भी होता है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द कैंडिडेट्स टू लर्न एंड ग्रो एंड डेवलप। तो हम इन पे यदि अभी से काम करेंगे और बेसिक से इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आगे जो क्रिकेट होगी वो भी अच्छे तरीके से होगी। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए, मतलब जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट को बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं और क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एम्पायर्स, स्कोरर इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना एक करियर बनाने के लिए, क्योंकि आजकल इतना क्रिकेट हो गया है कि इनके लिए भी एक बहुत ऊंचाई तक पहुँचने के लिए संभावना है। तो अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसको कंटिन्यू करेगा और इस एम्पायरिंग और इसमें जो नॉलेज है उसके हिसाब से बच्चों को एम्पावर करेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि एडहॉक कमेटी के नवाचार से एक बार फिर से प्रदेश में क्रिकेट के दिन बहुरेंगे और एक बार फिर से क्रिकेट के फलक में राजस्थान का सिक्का फिर से जमेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात मारो राजस्थान में नीट पेपर की। दरअसल नीट पेपर मामले की आंच अब भिलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने मामले में एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है जो भिलवाड़ा का रहने वाला है। आरोपी सॉल्वर को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अब इस मामले में एक और आरोपी सॉल्वर को अरेस्ट किया है। संदीप राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और मेडिकल का छात्र है। सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने सारी बातों को स्वीकार किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर हमारी टीम उस कॉलेज पहुंची जहां से संदीप पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। तारीख को इनके यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैंने उस बच्चे को आज बुलाया और पूछा कि क्यों उस पे ऑनलाइन क्यों मंगवा रहे हैं। तब उसके सिस्टर से मेरे से बात करवा दो, तो मैंने सिस्टर का फोन नंबर लिया, सिस्टर से बात की। उसकी सिस्टर ने कहा कि वो, उनका नाम सुशीला बिश्नोई है और वो साचोर जालोर से है, और ये जो लड़का है संदीप, उसको जो पुलिस, उसके पापा ने सीबीआई को सरेंडर करवाया है वहीं पे। वहीं कॉलेज के वार्डन से जब हमने बात की तो उसने बताया कि संदीप हॉस्टल में नहीं रहता था और बाहर रहकर पढ़ाई करता था। वहीं उसके दोस्तों का कहना है कि संदीप पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो इस घटना में शामिल है ऐसा किसी को जानकारी नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं और हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के वार्डन भी हैं, बात करते हैं। महेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए नीट पेपर लीक का मामला भिलवाड़ा तक पहुंच चुका है। संदीप क्या है, कौन है संदीप, कहां से है, आप उसको जानते तो होंगे। हाँ, मैं इतना बताना चाहूंगा कि संदीप कुमार नाम का एक स्टूडेंट है। हमारे पास संदीप कुमार नाम के काफी स्टूडेंट है, लेकिन जैसे कि ज्ञात हुआ है और उसकी सिस्टर से हमारी वार्तालाप हुई है, संदीप बिश्नोई नाम का स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 2023 का स्टूडेंट है। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि इनकी सिस्टर ने बताया है, सुशीला नाम की, जालोर सांचौर से रहने वाले हैं,
कि सर ऐसे ऐसे मैटर हुआ था, एसओजी आई थी 2 दिन पहले और उनको ले लिया है, वार्तालाप चल रही है। पढ़ने में तो अच्छा ही है, घुलता मिलता भी था, सबसे बात भी करता था, अच्छा है होने में तो, और आपस में वो मिल जाते तो बात भी कर लेता था। बाकी ऐसा पता तो नहीं चला था वो उसके बाद। सर वो ऐसे लाइब्रेरी वगैरह तो आता था, पढ़ने में तो अच्छा था, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह भी सब साथ में करते थे, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि वो सोने में से फंसेगा। अब तक लीक मामले में 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है और सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी बाहर है। पढ़ने में इंटेलिजेंट था, सिंसियर था, पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता था, पर कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट है कि ये घटनाक्रम सामने कैसे आया है। कॉलेज प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर आ चुका है, संदीप के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्त भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचंभे में है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इस खबर के साथ मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।